Hello friends, we are going to talk about the genetics. In genetics, our previous lecture was related with the principle of inheritance. Today, I am going to talk about the chromosomal basis of inheritance. The name of the topic is chromosomal basis of इनहेरिटेंस, यानी कि गुणसूत्र का आनुवांशिकी आधार चैप्टर का नाम है. नाउ हु गेव द थ्योरी ऑफ chromosomal basis of inheritance? It was given by Sutton and Boveri. Why they were related with this theory? Actually, they wanted to explain the chromosomal behavior at the time of meiosis to explain the law of segregation and law of independent assortment. सट्टन और बोवरी ने गुणसूत्र का आनुवांशिकी सिद्धांत से क्या बताना चाहा? एक्चुअली उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन के समय जो गुणसूत्र का व्यवहार होता है उसको जानने की कोशिश करी ताकि वह पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को समझा सके. इस सिद्धांत को आगे मॉर्गन ने, ब्रिजेस ने और स्टुटवेंट ने आगे बताया. मॉर्गन ने तो ये कहा कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, कि जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर विद्यमान होते हैं. गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, उसके जिस स्थान पर कोई जीन उपस्थित होता है उसको हम लोग लोकस कहते हैं. लोकस यानी कि लोकस वह स्थान है जहां पर कि जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होता है. अब हमारे पास में दो चीजें हैं, एक क्रोमोसोम है, दूसरा जीन है. जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तो दोनों के अंदर क्या पैरेललिज्म है, दोनों के अंदर क्या समानता है या समानांतरता है, वो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं. देखिए साहब, क्रोमोसोम जो होता है वह जोड़े में मिलता है और जीन के भी दो एलील होते हैं, वो भी जोड़े में मिलते हैं. जब अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं. ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, तो एलील भी अलग अलग हो जाते हैं. और फर्टिलाइजेशन के समय, निषेचन के समय दोनों वापस मिल जाते हैं, तो ये एलील भी दोनों के दोनों वापस मिल जाते हैं. तो ये थी पैरेललिज्म बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द जीन. अब बात करेंगे हम लोग कि संलग्नता का सिद्धांत, जीनों की संलग्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लिंकेज, वो जो थी वह किसने दी थी? तो आंसर होता है कासल साहब ने दी थी. कासल साहब ने क्या कहा था कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर संलग्न है, पास पास चिपके हुए हैं, तो ये यथावत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं. दैट इज, some of the genes on the chromosome, they are linked together
एंड दे रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन द ऑफस्प्रिंग ऑल्सो। और संतति में वैसे के वैसे हमको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो जीन होते हैं उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं, यानी कि संलग्न जीन कहते हैं। और इस फिनोमेनन को, इस प्रक्रिया को हम लोग लिंकेज या संलग्नता कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। अब प्रत्येक जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और प्रत्येक जीव के अंदर द्विगुणित अवस्था या अगुणित अवस्था हमको देखने को मिलती है। मैं बात करने जा रहा हूं संलग्न समूहों की, यानी कि लिंकेज ग्रुप की बात करने जा रहा हूं। तो लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप किसे कहते हैं? हिंदी में संलग्न समूह। एक गुणसूत्र में जितने जीन उपस्थित होते हैं वो लिंकेज ग्रुप को निरूपित करते हैं। दे रिप्रेजेंट द लिंकेज ग्रुप, संलग्नता समूह को निरूपित करते हैं। या किसी जीव के अंदर अगुणित गुणसूत्र की संख्या के समूह को हम लोग लिंकेज ग्रुप या संलग्न समूह कहते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट लिंकेज ग्रुप। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बैक्टीरिया के अंदर, दुनिया के सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, एन होते हैं। तो उनके अंदर तो एक ही लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेगा। अपन बात करते हैं ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला में 2n बराबर 8 होते हैं, तो n बराबर कितने हो गए? 4। तो ड्रोसोफिला के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हुए? 4। मटर के अंदर पाइसम सटैवम में 2n बराबर होते हैं 14, तो n बराबर कितना हुआ? 7। तो मटर के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हुए? 7 हो गए। अब बात चलेगी मानव की। मानव के अंदर बच्चे लोग गलती कर देते हैं कि लिंकेज ग्रुप इन मैन कितने होंगे? तो 2n बराबर अपने अंदर कितने होते हैं? 46। तो n बराबर कितने होंगे? 23। लेकिन मानव के अंदर जो नर होता है, मेल होता है, उसमें 22 प्लस XY होते हैं और फीमेल के अंदर 23 होते हैं। तो फीमेल के अंदर तो राइट है कि 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, लेकिन मेल के अंदर कितने होंगे? 22 प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 24 लिंकेज ग्रुप विल बी देयर। Okay, so keep in mind this thing, that how many linkage group are present in the male human being? तो 24, फीमेल में बोलेगा तो 23। ओके, अब आता है हमारे पास में कि जो हमारी लिंकेज है उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया? Who first of all studied linkage? तो इसका आंसर होता है बैटसन पुन्नेट। लिंकेज फर्स्ट स्टडीड
बाय बैटसन एंड पुन्नेट। उन्होंने किस पर कार्य किया था? मीठी मटर पर, स्वीट पी पर, लैथरस ऑड्रेटस। उन्होंने क्या देखा? पोलन लिया। पोलन को उन्होंने दो प्रकार का पाया, ब्लू एंड लॉन्ग और रेड एंड राउंड। माना कि ब्लू कलर कैपिटल बी से, तो ये पेयर में हो गया। लॉन्ग कैपिटल एल से, तो BBLL इज द जीनोटाइप ऑफ द ब्लू एंड लॉन्ग पोलन। तो इसका क्या हुआ? BBLL। अब इसमें से गैमेट बनाया हमने, तो ये बना, मियोसिस हुई, गैमेट बना, ये बना। दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया, तो ये मिला। ये कौन सी जनरेशन हुई? F1 का क्रॉस यदि हम होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो क्या होगा? तो BBLL into BBLL, तो यू शुड गेट द रेशियो 1:1:1:1, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस हो गया। लिंकेज जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। और दो जीनों के मध्य में जो दूरी अगर ज्यादा होगी तो लिंकेज कम होगा, और अगर दूरी कम होगी तो लिंकेज ज्यादा होगा। कभी कभी दोनों के दोनों जीन पूरा का पूरा सेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और अगर दोनों जीन बिखर गए क्रॉसिंग ओवर के समय तो हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जीवों के अंदर जो विभिन्नता होती है, वेरिएशंस होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। वो क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं। तो आना तो ये चाहिए था रेशियो, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस किया था उन्होंने, मगर ये रेशियो नहीं आया, बल्कि क्या आया? 7:1:7। तब उनको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं लिंकेज हो रहा है, जिसके कारण पेरेंट्स के करैक्टर संतति में आ रहे हैं। क्योंकि ये कैसा था? ये था ब्लू एंड लॉन्ग। ये कैसा था? रेड एंड राउंड। तो ज्यादा करैक्टर किसके आए? पेरेंट्स के। अगर मेरे करैक्टर मेरी संतान में जो के तो आ जाते हैं, बिल्कुल डुप्लीकेट मेरा पैदा होता है, तो इसका मतलब वो लिंकेज का एग्जाम्पल हो गया। और अगर उसके अंदर वेरिएशन आए, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो गई? क्रॉसिंग ओवर हो गई है। क्रॉसिंग ओवर क्यों हुई? क्योंकि डिस्टेंस था दोनों जीनों के बीच में। क्योंकि आपने पढ़ा होगा मियोसिस के समय जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये हो गया, ये तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस होगा, तभी तो क्रॉसिंग ओवर का। फिर ये टुकड़ा इसके अंदर जुड़ेगा और ये वाला टुकड़ा इसके अंदर जुड़ेगा। अगर डिस्टेंस नहीं होता तो ये ए बी पूरा का पूरा संतति में वैसे का वैसा चला जाता। ये जो एक मिला, ये ब्लू और राउंड मिला। ये जो एक मिला, ये रेड और लॉन्ग मिला, पोलन इसका। तो उन्होंने इस रेशियो से ये अंदाजा लगाया कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, लिंकेज हैज अकर्ड। ओके, किसने? बैटसन और पुन्नेट ने। अब क्या हुआ कि जो हमारा लिंकेज का फॉर्मूला था वो यह था, द लिंकेज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हम अगर कहते हैं
कि क्रॉस ओवर वैल्यू हमको निकालनी है, क्रॉस ओवर वैल्यू, या यूं कह दीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू पुनर्संयोजनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100/1। अभी हमको 7:1:1:7 प्राप्त हुआ था। तो जिनमें से ये तो जनक के समान थे, पेरेंट के समान, ये बिल्कुल विभिन्न पैदा हुए थे, तो रिकॉम्बिनेंट थे वो। रिकॉम्बिनेंट कब पैदा होता है? जब क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? जब पैकाइटिन स्टेज आती है, प्रोफेज 1 की याद करिए। तो जो दो हमारे पास में ये है, इनको अगर अपन देखें तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। तो कितने हुए? 2। और टोटल कितने पैदा हुए? 16। 7 और 7 14, 15 16। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 8 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आंसर क्या निकला? इतना परसेंट जो है क्रॉसिंग ओवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति निकली। अच्छा पॉइंट है। इसी को अपन मैप यूनिट के अंदर बात करेंगे, क्रोमोसोमल मैप के अंदर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स बताने जा रहा हूं। अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। देखिए साहब, ये क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं, इनके ऊपर जीन हम लोग मान रहे हैं, हालांकि कहते तो ये है कि गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। एक अरेंजमेंट कहलाता है सिस अरेंजमेंट, दूसरा कहलाता है ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में क्या होता है? जैसे कोई इंडिविजुअल है, ये वाला हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मनजी है, तो इसके दोनों प्रभावी जीन यहां मिलेंगे और दोनों अप्रभावी जीन यहां मिलेंगे। और अगर ट्रांस अरेंजमेंट होगा तो ये ऐसा होगा, यूं होगा इसका अरेंजमेंट। क्या सीखते हैं हम इससे? देखिए साहब, अगर पेरेंट की संख्या रिकॉम्बिनेंट टीआर से ज्यादा है, ये रहा पेरेंट 2 थे, 7 और 7 14 पेरेंट थे, हो गया, और 2 रिकॉम्बिनेंट थे, टोटल 16 थे। तो अगर ये वाला रेशियो आया तो ये अरेंजमेंट ऑफ जीन कैसा हो गया? सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन हो गया, क्योंकि इसमें पेरेंट की संख्या रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा है। ट्रांस अरेंजमेंट कब होगा? यदि अनुपात ये वाला आता, ये वाला जो है अनुपात आता, तो ये तो हो गए पेरेंट और ये दोनों कौन हो गए? रिकॉम्बिनेंट। तो उस समय हम बोलेंगे कि P की संख्या R से कम होती है, यानी कि जनकों की संख्या पुनर्योजनों से कम होती है। पुनर्योजन 14 हो गए, तो उस समय वो पूछेगा आपसे कि इसके अंदर जीन की व्यवस्था कैसी होगी, तो आप बोलोगे ट्रांस अरेंजमेंट, ट्रांस व्यवस्था होगी। और अगर पेरेंट इज ग्रेटर देन द रिकॉम्बिनेंट, देन द अरेंजमेंट ऑफ द जीन विल बी योर सिस अरेंजमेंट ऑफ द जीन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल मैप। गुणसूत्रीय आलेख में बताने जा रहा हूं। गुणसूत्रीय आलेख को हम लोग जेनेटिक मैप भी कहते हैं, इसको हम लोग लिंकेज मैप भी कहते हैं। तो क्रोमोसोमल
मैप, दूसरा नाम लिंकेज मैप, तीसरा नाम जेनेटिक मैप। ये क्या शो करता है? It is a graphical arrangement, linear arrangement of the gene on the chromosome. It represents the graphical linear arrangement of the gene on the chromosome. यह गुणसूत्र पर जीनों के रेखीय क्रम की व्यवस्था को निरूपित करता है कि पहला जीन कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। सबसे पहले गुणसूत्र आलेख जो था वह AH स्टुटीवेंट के द्वारा दिया गया, जो मॉर्गन का स्टूडेंट था। ये दे रखा है हमारी एनसीईआरटी की किताब में, मॉर्गन्स स्टूडेंट। इसके अंदर जो अरेंजमेंट था उसके लिए अपने को न्यूमेरिकल से समझना पड़ता है। वो यूं कहते थे कि दो जीन जो होते हैं या जीन जो क्रोमोसोम पर होते हैं वह रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मॉर्गन ने भी यही कहा था। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू genes is measured in centimorgan। ये आता है क्वेश्चन। 1 सेंटीमॉर्गन 1% पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन के बराबर होता है, और 1% रिकॉम्बिनेशन जो है 1% मैप यूनिट के बराबर होता है। तो जीनों के बीच में दूरी नापने की इकाई कौन? सेंटीमॉर्गन, सी छोटा एम कैपिटल। अगर दोनों छोटे छोटे लिख दोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा वो। And 1 centimeter is equal to 1% recombination and 1% recombination is equal to 1% map unit। अब अपन न्यूमेरिकल करते हैं, जैसा कि अभी अपन ने करा था। ब्लू और लॉन्ग कोलन का क्रॉस रेड और राउंड से किया था, तो हमको क्या रेशियो मिला था बैटसन और पुन्नेट को? ये वाला। और ऐसे न्यूमेरिकल बना के देगा और फिर आपको जो है पूछेगा कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितनी है, और ये किस प्रकार का अरेंजमेंट शो कर रहा है। 3 प्रश्न बना देगा। तो पहले तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पेरेंट की संख्या ज्यादा है, तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया? सिस अरेंजमेंट। अगर 7 इधर होता 7 और 1 1 होता तो कैसा अरेंजमेंट होता? ट्रांस अरेंजमेंट होता। तो सिस अरेंजमेंट हमारे पास में हो गया। अब बात चलेगी कि अभी हमने निकाला था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट। पुनर्योजनों की संख्या कितनी? 2, और टोटल कितने निकले? 16। 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर निकला था? 12.5। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है वही रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो 12.5 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। तो 12.5 विल बी परसेंटेज विल बी इक्वल टू 12.5 सेंटीमॉर्गन, या यूं कह दीजिए 12.5 मैप यूनिट दोनों के बीच की दूरी हो गई जीन की। दूसरा प्रश्न वो पूछेगा कि अरेंजमेंट कैसा है? सिस अरेंजमेंट है। तीसरा वो पूछेगा दोनों के बीच में दूरी कितनी है? जो आंसर निकला। फिर वो पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कितनी है? जो आंसर निकला। इस प्रकार से एक ही प्रश्न के अंदर वो 3 चीजें न्यूमेरिकल के अंदर पूछ सकता है। और इसी के साथ में हमारा जो है क्रोमोसोमल मैप समाप्त होता है। इसके आगे की बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।